अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जो लाइक का बटन है ये वाला, उस पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो साबिक वज़ीर आज़म समेत कम से कम 4 अफराद के ख़िलाफ़ आइन के आर्टिकल 6 यानी आइन के दफ़ा 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुकदमा कायम करेगी। इस हवाले से वज़ारत दाखिला ने बाकायदा तौर पर वज़ारत कानून से मुशावरत शुरू कर दी है और इब्तदाई तौर पर जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं आइन के आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए, उनमें जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनमें सर फहरिस्त हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उसके बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, पंजाब के गवर्नर उमर सरफराज चीमा और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी। इससे पहले मैं आपको इसकी तफसीलात बताऊं कि आइन का आर्टिकल 6 क्या है। आइन का आर्टिकल 6 जो है वो है संगीन गद्दारी। संगीन गद्दारी किसे कहा जाता है कि कोई भी शख्स आइन को तोड़े, आइन की खिलाफ वर्जी करे, उसको मुअत्तल करे, आइन के मुनाफी कोई काम करे तो उस पर आइन का आर्टिकल 6 लगता है या उसका इतलाक होता है और ये वफाकी हुकूमत की सवाबदीद होती है। सिर्फ वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो आइन के आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज करवाए। आपको याद हो, इसी तरह गुज़श्ता नून लीग के दौरे हुकूमत में इस तरह का मुकदमा दायर किया गया था साबिक जो आमिर हुक्मरान थे, डिक्टेटर थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ। फिर उसके बाद आपको याद होगा मरहूम जज एक खुसूसी अदालत बनाई गई थी जिसके जो सरबराह थे जस्टिस वकार अहमद सेठ, जो कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जो बाद अज़म पुरसरार हालत में उनका इंतकाल हुआ। मैं यही कहूँगा, कहा जाता है कि उनको कोरोना हुआ था, बहरहाल जो भी है, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं रहे। उस फैसले में उन्होंने आखिर में एक नोट लिखा था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ना सिर्फ फांसी दी जाए बल्कि उनकी लाश को निशान इबरत बनाते हुए डी चौक में लटकाया जाए। अब उनके इस नोट से कोई भी शख्स इख्तिलाफ कर सकता है, मैं भी इख्तिलाफ कर सकता हूं कि आइन में एक सज़ा है फांसी देना। आइन का जो आर्टिकल 6 है उसके तहत अगर आइन से गद्दारी, इनहिराफ, एब्रोगेट करना, मुअत्तल करना, तोड़ना, ये सब कुछ साबित हो जाता है तो इसकी सज़ा है मौत। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये अगर इस तरह का मुकदमा कायम होता है तो मेरा ख्याल है ये पहला मुकदमा होगा कि जो मुल्क के उस वक्त के आला तरीन जो ओहदेदार हैं, अब वज़ीर आज़म जो है वो सरबराह हुकूमत होते हैं, सदर जो है सरबराह मुमलिकत होते हैं। जब तक सदर अपनी कुर्सी पर विराजमान है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। जब तक गवर्नर अपनी कुर्सी पर विराजमान है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। लेकिन जब तक ये 2 अफराद, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और गवर्नर उमर सरफराज चीमा, गवर्नर पंजाब, जब तक ये अपने ओहदों पर मौजूद हैं उस वक्त तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आइन में, कानून में इस चीज का उनको इस्तिस्ना हासिल है, इम्यूनिटी हासिल है। लेकिन 2 अफराद ऐसे हैं जिनको इस मुकदमे में, मुकदमा दायर होने के बाद किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, और वो 2 अफराद हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी। अब ऐसा क्यों किया जा सकता है? वो इसलिए कि आपको याद होगा कि आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की थी कासिम खान सूरी ने और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं करवाई थी सुप्रीम कोर्ट के
वाज़ेह हुक्म के बावजूद, और उसको मुस्तरद कर दिया था। जिस दिन उन्होंने मुस्तरद किया था उससे 10 मिनट के बाद कौम से खिताब, रिकॉर्डेड खिताब था, इमरान खान ने कौम से खिताब किया और कहा कि मैंने सदर को असेंबली, कौमी असेंबली तहलील करने की एडवाइस भिजवा दी है। और उसके 10 मिनट के बाद सदर मुमलिकत ने कौमी असेंबली को तहलील कर दिया और एक ज़बानी हुक्म के तहत इमरान खान को निगरां वज़ीर आज़म बना दिया। ये अबूरी वज़ीर आज़म कह लें कि जब तक नया वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं होता या नामजद नहीं होता। अब इसमें जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि ये एक पूरी चेन है। आइन, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ डिप्टी स्पीकर, उसके बाद आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ उस वक्त का वजीर आजम, उसके बाद आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ सदर पाकिस्तान। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस बुनियादी हुक्म को कलअदम करार दिया जो कि डिप्टी स्पीकर का था, तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने वाला हुक्म, तो उसके साथ जो जुड़े हुए दीगर दो जो हुक्म थे, या एक एडवाइस थी और दूसरा हुक्म था, उनको भी कलअदम करार दे दिया गया। लिहाजा असेंबली बहाल हो गई और फिर 9 अप्रैल रात 12 बजे तक का वक्त दे दिया, जिसके बारे में अब कहा जाता है कि रात को अदालतें क्यों खोली गई। रात को इसलिए अदालतें खोली गई कि एक मरतबा फिर आइन शिकनी ना हो, यानी आइन को तोड़ा ना जाए, आइन को एब्रोगेट ना किया जाए, पामाल ना किया जाए। तो ये तो हो गए 3 अफराद। अब चौथा क्या है? चौथा वो है कि जिसने एक गैर कानूनी अमल के जरिए, इक़दामात के जरिए वो हल्फ नहीं उठाया एक मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का। अब ये तो वक्त बताएगा कि गवर्नर पंजाब इसमें किस हद तक मुलव्वस हैं, लेकिन 3 अफराद तो सीधे सीधे आइन के आर्टिकल 6, क्योंकि इसके हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक फैसला मौजूद है। उस फैसले की रोशनी में इनके खिलाफ, 3 के खिलाफ तो सीधा सीधा ये संगीन गद्दारी का मुकदमा बनता है। और फिर उसके बाद जब खुसूसी अदालत बनाई जाएगी, वो अदालत इसका फैसला करेगी, वहां पे अब गिरफ्तारी तो होगी। परवेज मुशर्रफ, जाहिर है वो साबिक आर्मी चीफ थे, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। वहां से एक मरतबा अदालत जाते जाते वो AFIC आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी चले गए, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उसके बाद एक खुसूसी त्यारा आया, वो बैरून मुल्क चले गए, यानी दुबई में मुकीम है, लेकिन उनकी अदम मौजूदगी में भी उनको ये सजाए मौत सुनाई गई है। और आज भी वो अदालत ख़त्म कर दी गई, लेकिन वो सजाए मौत अपनी जगह कायम है। वो इसीलिए साबिक जो सदर हैं जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान नहीं आ रहे। अब ये जो मामला है इसमें भी इसी तरह होगा, दोनों तरफ से वकला। अब गिरफ्तारी तो हो जाएगी। अब जब तक ये आरिफ अलवी सदर के मनसब पर कायम है, उस वक्त तक तो इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब तक उमर सरफराज चीमा उसके मनसब पर, गवर्नर के मनसब पर कायम है, उनको भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन 2 अफराद, उनको तो किसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। जिस दिन ये मुकदमा दर्ज होगा वजारत दाखिला की जानिब से, उसी दिन इन 2 अफराद को हिरासत में ले लिया जाएगा। फिर ये तो हुकूमत वक्त का काम है कि वो हिरासत में लेने के बाद इनके घर को सब जेल करार देती है, इनको अडयाला जेल में रखती है, किसी और मुकाम पर इनको मुंतकिल करती है इनकी हिफाजत के लिए या इनको तकलीफ देने के लिए। ये सारे मामला तो अब चलेंगे। और इसके पीछे मैं आपको एक छोटी सी लॉजिक बता देता हूं। जब से ये हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई है, उसके बाद से आज दिन तक, जबकि मैं आपसे मुखातब हूं, बड़े तवातुर के साथ इन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, चले मैं खुल के नाम ले लेता हूं, पाकिस्तान आर्मी के इदारे पर इन्होंने तनकीद की है। आर्मी के सरबराह के खिलाफ, जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ इन्होंने बड़ी बेहुदा कैंपेन चलाई है, मुहिम चलाई है।
आर्मी के अदारे के अंदर एक किस्म की तकसीम करने की साजिश की है। इन सारी चीज़ों की तहकीकात कुछ मुकम्मल हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं, और वो इदारे जिनका काम ही ये है, जिनमें ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस सर फहरिस्त है, उनकी तहकीकात में ये चीज़ सामने आ चुकी है कि ये वो लोग हैं, मतलब जिन्होंने ये सब कुछ किया है। मेरे जैसे, आप जैसे इंसान को अगर पता है, मैं सिर्फ कौम यूथ की बात नहीं कर रहा, आम पाकिस्तानी से पूछें, ये जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर बैरून ममालिक जो एहतजाज हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं? इसमें यकीनन कुछ सहाफ़ी भी हैं, इसमें यकीनन कुछ नाम नहाद दानिश्वर भी हैं, इसमें यकीनन आर्मी के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान भी हैं, लेकिन उन सब का खोज लगा लिया गया है, उन सब को पहचान लिया गया है, उनकी शनाख्त। वो फौज का अपना एक तरीकाकार है। जो लोग सर्विस में हैं, जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, फौज का अपना एक मैकेनिज्म है, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। जो इस घिनौने जुर्म का कसूरवार पाया गया, यकीनन उसको सजा होगी। कोर्ट मार्शल है, जबरी रिटायरमेंट है, जितना जिसका हिस्सा होगा इस सारे अमल में, उसके मुताबिक उसको सजा दी जाएगी। जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, अब लोग सोच रहे हैं उनका कोई क्या कर सकता है। जनाब, उनका भी हो सकता है, उनका भी एक लिहाज से मुहासबा हो सकता है, और वो सबसे बड़ा मुहासबा ये है कि वो लोग, उनको जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है, जो मराहत मिलती हैं, जो घर मिलते हैं, जो अस्करी में जो उनको अपार्टमेंट्स मिलते हैं, जो उनको जागीरें मिलती हैं, उनको मुरब्बे मिलते हैं, अपने ओहदे के हिसाब से, जो जिस ओहदे से रिटायर हुआ है उसके मुताबिक उसको वो सहूलियात या मराहत दी जाती हैं रिटायरमेंट के बाद और पेंशन की सूरत में। तो वो सब कुछ कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, उनसे ले ली जाएंगी वो सारी सहूलियात या मराहत। अब ये सारा मामला जो है, कोई अगर ये समझता है, उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो उसका कितना भी बड़ा हामी है कि वो आइन के साथ खेलकर पाकिस्तान की अफवाज, खासतौर पर पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने की साजिश में मुलव्वस होकर बच जाएगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी ख्याली है। बल्कि मैं समझता हूँ उससे बड़ा अहमक कोई है ही नहीं। माजी में बेशुमार मिसालें हमें मिलती हैं, बेशुमार, कि वक्ती तौर पर आर्मी बैक फुट पे चली गई। मैं आपको कम से कम 1 दर्जन मिसालें यहां पर गिनवा सकता हूं। आपको याद होगा कि एक ट्वीट आया था, जनरल आसिफ गफूर उस वक्त DGISPR थे, उन्होंने वो डॉन लीक्स पर एक ट्वीट में, जब वो इंक्वायरी गवर्नमेंट ने करवाई थी, 1-2 बंदों को अपने ओहदों से फारग किया था, जिसमें तारिक फातमी भी शामिल थे और मेरा ख्याल है परवेज़ रशीद भी शामिल थे, वो उस वक्त के वज़ीर इत्तलात थे। और जब वो इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आई तो एक लफ्ज़ लिखा गया ISPR की जानिब से, रिजेक्टेड। उसके बाद उसके अगले दिन चौधरी निसार अली खान, जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने DGISPR के इस रिजेक्टेड वाले मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि एक जूनियर लेवल का ऑफिसर एक मुंतखब हुकूमत की इंक्वायरी को कैसे मुस्तरद कर सकता है, हम इस बात को नहीं मानते। तो उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट वापस लिया था कि ट्वीट स्टैंड्स विदड्रॉन, यानी वो जो ट्वीट रिजेक्टेड वाला था उसको डिलीट करके वापस ले लिया था। अब वक्ती तौर पर तो आर्मी पीछे हट गई, लेकिन उसके बाद मियां नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ जो कुछ हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है, आप सबके सामने है। तो लिहाजा मेरे कहने का मकसद ये है कि वक्ती तौर पर तो बेशक आप ये समझ रहे होंगे कि जी आर्मी पीछे हट गई है। आपको वो DGISPR का वो बयान तो याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो की थी, मेरा ख्याल है 14 अप्रैल को या 15 अप्रैल को, 14 को, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि जी आर्मी चीफ जो है वो 28 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। 28 नवंबर तक उन्होंने कहा जी आर्मी एक इतना मुनज़्ज़म अदारा है कि जिधर आर्मी चीफ देखेगा या देखता है उधर ही 7 लाख अफवाज देखती है। अब उन 7 लाख अफवाज में से आप ये समझ लें कि 700 अफराद जो हैं या 7000 अफराद जो हैं वो इमरान खान के हामी हैं। तो अब 7 लाख जो फौज है वो तो इमरान खान की हामी नहीं है, उनको तो सॉर्ट आउट किया जाएगा जो फौज के अंदर मौजूद है। और 3-4 लाख कहते हैं रिटायर्ड हैं।
उनके लिए मैंने आपको कुलिया बताया हुआ है पहले कि बता दिया था। तो ये सारा मामला जो है, कोई भी फौज, अब आप देखें कि साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जब ये संगीन गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया तो सारे मामला ही नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के खिलाफ ये उस वक्त शुरू हुए। कभी पनामा का केस, कभी लॉकडाउन, कभी धरने, कभी क्या, यानी उस हुकूमत को चैन से नहीं रहने दिया गया, हालांकि मुंतखब हुकूमत थी। अगर साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ आर्मी बतौर अदारा स्टैंड ले सकता है, ये समझने की बात है, लेकिन अकल के अंदों को ये बात समझ नहीं आती, तो जो सिटिंग आर्मी चीफ है उसके लिए कितना बड़ा स्टैंड लेगा वो अदारा। और अब इसीलिए मैं गुज़श्ता तकरीबन 4 दिनों से अपनी जितनी भी वीडियोज़ इस हवाले से मैंने बनाई हैं, उनमें मैंने आपसे एक ही दरख्वास्त की है, एक ही चीज़ प्रिडिक्ट की है। मैं प्रिडिक्शन नहीं करता, लेकिन देख रहा हूँ हालात, वो ये है कि जनाब अब घेरा तंग हो रहा है। वो चाहे फरागोगी के हवाले से हो, वो चाहे किसी और हवाले से हो, आइन का आर्टिकल 6 हो, कुछ हो, घेरा तंग हो रहा है। और लोग ये भी कह रहे हैं, अब तो इस्लामाबाद के जो सर्कल्स हैं, हल्के हैं, वहाँ पर ये बात भी गर्म है कि इमरान खान को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उनको अडयाला में नहीं रखा जाएगा, उनको लाहौर कोट लखपत या लाहौर के कैंप जेल में नहीं रखा जाएगा, उनको किसी दूर अफ्तादा जगह पर रखा जाएगा। और मुमकिन है बलूचिस्तान में एक बदनाम ज़माना जेल है, मच जेल, उसमें रखा जाए। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि जी 30 मई तक सब अच्छा हो जाएगा, आर्मी चीफ मान गए हैं, वो एमकों की जन्नत में रहते हैं। तो लिहाजा ये जो आइन का आर्टिकल 6 है, ये वैसे नहीं लगाया जाता, ये कोई चोरी का मुकदमा नहीं है, ये किसी कत्ल, इकदाम कत्ल या का मुकदमा नहीं है, ये राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन डालने वाला मुकदमा नहीं है। इसमें बड़ी सोच विचार होती है, इसमें वफाक इन्वॉल्व होता है, वफाक पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान इसमें मुद्दई होती है, और फिर ये उन लोगों के खिलाफ लगाया जाता है। इनके लिए तो आसान काम ये है, इट्स वेरी स्मूथ सेलिंग, कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दे रखा है कि इन लोगों ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। लिहाजा मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आप पर ये सारी चीज़ें, ईद की छुट्टियां गुजर जाने दें, आप पर ये सारी चीज़ें एक एक करके आश्कार होंगी कि ये शिकंजा जो है, ये जो घेरा है, ये दिन ब दिन किस तरह तंग हो रहा है। उन तमाम किरदारों के लिए जिन्होंने मुमलिकत पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अदारे, चाहे उनमें अदलिया हो, चाहे उनमें फौज हो, जिन्होंने उनके साथ खिलवाड़ किया और आज दिन तक कर रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।